आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार, संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आज प्रदेश भर में हुए आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, संविधान सभा की बहसें आज भी करती हैं हम सबका मार्गदर्शन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल पैन परियोजना के दूसरे चरण के प्रस्ताव को किया पारित। प्रयागराज मानिकपुर रेल लाइन समेत रेलवे की 3 परियोजनाओं को भी मिली मंजूरी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में नेशनल स्कूल गेम्स प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, शारीरिक और मानसिक विकास का सशक्त माध्यम है खेल। और प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता श्याम देवराय चौधरी का वाराणसी में हुआ निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने अर्पित की विनम्र श्रद्धांजलि। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आयकर विभाग की पैन परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी गई। इस परियोजना पर 1,435 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस चरण में पूरे मौजूदा तंत्र को संवर्धित किया जाएगा और पोर्टल को एकीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पैन के दूसरे चरण में मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। श्री वैष्णव ने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा पैन नंबर बने रहेंगे। एग्जिस्टिंग सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा। पूरा उसका जो डिजिटल बैकबोन है पीछे वो कंप्लीट नए तरीके से की जाएगी। कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर का मिशन इसमें प्रयास किया जाएगा। एक यूनिफाइड पोर्टल रहेगा। इसमें बहुत फोकस दिया जाएगा ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम पर भी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आर्थिक मामलों की समिति ने रेल मंत्रालय की 3 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इन पर लगभग 7,927 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन परियोजनाओं में प्रयागराज मानिकपुर रेल लाइन, मनमाड जलगांव रेल लाइन और भुसावल खंडवा रेल लाइन शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मनमाड जलगांव परियोजना से महाराष्ट्र के बंदरगाहों से माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। 160 किलोमीटर का ये रूट है। 2,773 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। मुंबई कोलकाता और मुंबई से वाराणसी, ये दोनों के दोनों रूट इस प्रोजेक्ट से डिकंजेस्ट हो जाएंगे और यहाँ कैपेसिटी बढ़ेगी। नई गाड़ियां चलाई जा सकती है। कंटेनर्स जल्दी तेजी से मूव होंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,481 करोड़ रुपए के कुल बजट आवंटन के साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन और एक राष्ट्र एक सदस्यता को भी मंजूरी दे दी है। बैठक में अटल इनोवेशन मिशन AIM को 31 मार्च 2028 तक जारी रखने पर भी मुहर लगाई गई। राष्ट्र आज संविधान अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। सरकार ने इस अवसर पर आज से 1 वर्ष तक चलने वाले समारोह की शुरुआत की है। यह समारोह 26 नवंबर 2025 तक देश भर में आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान दिवस के अवसर पर लोक भवन में आयोजित समारोह में संविधान की उद्देशिका का पाठन कराया और संविधान निर्माताओं को नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत और सशक्त संविधान है। संविधान दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान सभा में हुई विभिन्न सार्थक बहसें आज भी हम सबका मार्गदर्शन करती हैं। भारत के संविधान सभा के माध्यम से जो डिबेट हुई है, हर संस्थान में वे डिबेट होनी चाहिए। आपको उसमें मुद्दे मिलेंगे, तथ्य मिलेंगे। भारत की यात्रा के बारे में एक जीवन दर्शन को जानने और सीखने का एक अवसर प्राप्त होगा और अंततः उसका निचोड़ जो डिबेट हुई है, वह डिबेट मूल रूप से नहीं, उसका एक निचोड़ जो लेके आना था वह भारत के संविधान के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देश को दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने संविधान से आदर्श और मूल्य विषय पर आयोजित वाद विवाद और निबंध प्रतियोगिता के विजेता छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। संविधान दिवस के मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लखनऊ में केंद्रीय संचार ब्यूरो ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में संगोष्ठी और चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि समानता और न्याय के मामले में भारत का संविधान अमेरिका से भी आगे है। इसी क्रम में अमरोहा, बदायूं, फर्रुखाबाद, हापुड़, संत कबीर नगर, सुल्तानपुर और मऊ में संविधान दिवस पर जिला मुख्यालय से लेकर तहसील स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए गए।
संभल में हुई हिंसा के बाद हालात अब सामान्य हो रहे हैं। आज से स्कूल और बाजार खुल गए हैं। हालांकि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 30 नवंबर तक जिले में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। मुरादाबाद के मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस उपद्रवी तत्वों की पहचान कर रही है। मामले से जुड़े साक्ष्य भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें। संभल में अब हालात सामान्य हैं, स्कूल भी खुले हुए हैं, सामान्य जनजीवन आमतौर पर चल रहा है। पुलिस द्वारा जो उपद्रवी तत्व हैं उनका चिन्हांकन किया जा रहा है। उससे पूर्व लोगों से बातचीत करके प्रयास किया जा रहा है, लोगों से सहयोग भी मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, अफवाहों के कारण किसी तरीके की घटना न घटित हो और लोग अफवाहों पर ध्यान न दें, इसलिए भी लोगों से बातचीत जारी है। तो फिलहाल स्थिति एकदम सामान्य है। उधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में पहली बार शुरू हुई ऑनलाइन ई स्टैम्प सेल्फ प्रिंट मॉड्यूल का शुभारंभ वाराणसी में प्रदेश के स्टैम्प एवं निबंधन मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने किया। इस अवसर पर श्री जायसवाल ने कहा कि अब कोई भी 100 रुपए तक के स्टाम्प खुद ही प्रिंट कर सकता है। इस मॉड्यूल के यूजर को बस एक बार अपना रजिस्ट्रेशन वेबसाइट www.schilestamp.com पर करना होगा। अभी ये व्यवस्था 100 रुपए तक के स्टाम्प के लिए की गई है। इस व्यवस्था के तहत रोजाना इस्तेमाल में आने वाले डॉक्यूमेंट जैसे शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बॉन्ड, सामान्य ऋण समझौता आदि आसानी से तैयार किए जा सकेंगे। काउंसिल ऑफ द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड CISCE ने 10वीं 12वीं 2025 का परीक्षा कार्यक्रम तिथिवार और विषयवार जारी कर दिया है। 12वीं की बोर्ड की परीक्षा 13 फरवरी से तो 10वीं की परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होगी। 12वीं की परीक्षा 5 अप्रैल तक चलेगी, वहीं 10वीं की परीक्षा 27 मार्च को खत्म होगी। बोर्ड ने कहा है कि परिणाम मई में आने की संभावना है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में नेशनल स्कूल गेम्स प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 4000 विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। 30 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के पहले दिन खिलाड़ियों में खूब उत्साह दिखा। इस अवसर पर राज्यपाल ने खेलो इंडिया का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने इस अभियान के माध्यम से पूरे देश को खेल के प्रति जागरूक और प्रेरित किया है। आज खेल केवल मनोरंजन या प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युवाओं के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का सशक्त माध्यम बन चुका है। इस कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। लखनऊ में आज से सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल HSBC वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत हो गई है। टूर्नामेंट के पहले दिन क्वालिफाइंग मैच खेले गए। प्रदेश की शटलर मानसी सिंह ने दमदार प्रदर्शन करते हुए प्रशंसा बोनम को हराकर महिला एकल के मुख्य ड्रॉ में जगह बना ली है। पुरुष एकल में भारत के सिद्धार्थ प्रताप सिंह, सनीत दयानंद, RS संजीवी कुमार और मलेशिया के शोलेह एदिल भी मुख्य ड्रॉ में पहुंच गए हैं। प्रदेश के पूर्व मंत्री और वाराणसी में शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के 1989 से 2017 तक लगातार 7 बार भाजपा विधायक रहे भाजपा नेता श्याम देवराय चौधरी का आज निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे श्री चौधरी ने 85 वर्ष की आयु में एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्याम देवराय चौधरी के निधन पर दुख जताया है और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आज प्रदेश भर में हुए आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, संविधान सभा की बहसें आज भी करती हैं हम सबका मार्गदर्शन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल पैन परियोजना के दूसरे चरण के प्रस्ताव को किया पारित। प्रयागराज मानिकपुर रेल लाइन समेत रेलवे की 3 परियोजनाओं को भी मिली मंजूरी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में नेशनल स्कूल गेम्स प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, शारीरिक और मानसिक विकास का सशक्त माध्यम है खेल। और
प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता श्याम देवराय चौधरी का वाराणसी में हुआ निधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने अर्पित की विनम्र श्रद्धांजलि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।